बचपन में हर किसी का एक ही सपना होता है। जब हम नौकरी करेंगे ना तो कोई अच्छी नौकरी करेंगे और उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। बचपन में मैं भी यही सोचा करता था और बड़े होने के बाद सबसे पहली नौकरी की खुशी बिल्कुल अलग होती है। मुझे भी पहली नौकरी मिल चुकी है और वो भी सरकारी नौकरी। मैं बस कंडक्टर बनने वाला हूँ और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने अपने दोस्तों को लड्डू का डिब्बा भी बांटा था और उन्होंने कहा था, तेरी नौकरी लग गई, अब हमें भी जल्द ही कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन सच कहूँ, सरकारी नौकरी हर किसी की किस्मत में नहीं होती। भगवान ने मेरी और मेरे परिवार की सुन ली है। जब मैं अपने सीनियर्स से बात करने के लिए पहुंचा था तब मुझे ये जानकारी मिली थी कि बस एक नए रूट पर जाने वाली है। यानी 10 सालों से वो रूट बंद था। अब एक बस वहाँ दिन में 3 बार चला करेगी और उसमें मैं कंडक्टर हूँ। मुझे ड्राइवर से मिलने के लिए कहा गया। ड्राइवर थे 50 साल के भैरव जी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बातें शुरू कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता था कि उनका एक्सपीरियंस कितना है। वो लगभग 25 सालों से ड्राइवर हैं और बस चला रहे हैं। बहुत अच्छे से बस को चलाते हैं। लेकिन थोड़े से वो घबराए हुए थे और उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने पूछा, जी किसी तरह की घर में परेशानी चल रही है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, परेशानी नहीं चल रही। बेटा मेरा ग्रेजुएशन कर रहा है, घर सब कुछ ठीक है। परेशानी तो काम पर मिलती है, घर में नहीं मिलती। मैंने कहा, जी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब हम मर्दों को मुसीबतें तो झेलनी पड़ती हैं, तभी तो हमारा परिवार सुखी रह पाता है और घर जाकर उन्हें अपनी समस्या हम बता भी नहीं सकते। तब उन्होंने कहा, अरे समस्या सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, समस्या तुम्हारे लिए भी है। तुम नए कंडक्टर हो ना, तुम्हें अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसका खास तौर पर ध्यान रखना। मैंने कहा, जी जी बताइए, मैं भी आपसे सीखना चाहूँगा, आखिर मुझे सही से काम कैसे करना है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों की तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके लिए तो तुम्हें किसी अलग शहर में भेजा जाएगा। वो परेशानी वाली बात नहीं है। लगभग 12 दिन बाद ये रूट पर बस चलना शुरू हो जाएगी। दिन के वक्त हम 2 बार निकलेंगे यहाँ से। तो दिन के वक्त तो किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं, लेकिन एक बार जब रात के वक्त बस चलेगी ना, वो परेशानी वाली बात है। हम उस बस स्टैंड से लगभग 8 बजे निकलेंगे और 1 बजे यहाँ तक पहुँचेंगे और बीच वाला जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा अजीब रास्ता है। उसमें 2 बस स्टैंड पड़ते हैं। अब पहले वाला बस स्टैंड बिल्कुल साधारण है, दूसरा साधारण नहीं है। 10 सालों से यहाँ कोई बस नहीं चली है। रास्ते पुराने हो चुके हैं लेकिन ज़्यादा टूटे फूटे नहीं हैं। लोगों ने ऊपर तक काफ़ी गुहार लगाई, जिसके बाद सरकारी तौर पर इस रूट को दोबारा खोला गया। लेकिन रूट को बंद करने का जो कारण था वो बड़ा अजीब था। दूसरा बस स्टैंड भूतिया है और रास्ता जो जंगली है वो भी भूतिया रास्ता है। वहाँ पर पहले भी जब बस गुजरा करती थी ना, तो अजीब हादसे हुआ करते थे, ऐसे जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लगभग 16 साल पहले मैंने कुछ महीने के लिए यहाँ पर भी काम किया था और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र कह सकते हैं। अब भी मुझे याद है, 10 साल पहले तो रूट को बंद ही कर दिया गया था, अब फिर से शुरू कर दिया गया। अरे यार, दिन के वक्त करना चाहिए था ना, फिर से रात को। अब रात को 8 बजे से 1 बजे का वो जो समय होगा ना, वो सबसे खौफनाक होगा। और तुम मेरे साथ होगे तो चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनूंगा। बताइए फिर मुझे क्या क्या करना होगा। अब दिन के वक्त का सब कुछ मुझे पता ही है, रात के वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो बताइए। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे नियम बताए जो सरकारी तौर पर लागू नहीं होते थे, लेकिन उस जगह पर समझदारी के तौर पर लागू होते थे।
उन्होंने कहा, देखो, जो दूसरा बस स्टैंड है ना, उसे भूतिया बस स्टैंड कहा जाता है। दिन के वक्त भी वहाँ पर बस रुका करेगी और दिन के वक्त डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ भीड़ रहती है। लेकिन रात के वक्त जब उस रूट पर हम बस को वहाँ कुछ मिनट के लिए लगाएंगे ना, तो बस से मत उतरना। वहाँ रात के वक्त कोई नहीं रुकता, लेकिन हमारी मजबूरी है तो बस से मत उतरना। किसी तरह की किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है, और एक और नियम, हाँ, वहाँ अगर तुम बस में भी हो ना, कोई बाहर से चलकर आता है और तुम्हें खाना देता है, साफ मना कर दो, किसी से लेकर कुछ नहीं खाना है। ध्यान रखना, खास तौर पर बस स्टैंड 2 पर कोई भी आए करीब ना, बात करने की कोशिश मत करना। खाना दे तो सिर्फ नकार देना, ना ही करना, खाना लेना मत। मैंने उस ड्राइवर से पूछा, जी खाना क्यों नहीं लेना है, क्या कुछ डालकर दे देते हैं? ड्राइवर ने कहा, मुझे नहीं पता, पहले भी ये नियम हुआ करता था, अब भी वही वाले नियम चलेंगे जिसके बारे में मुझे जानकारी दी गई थी। कभी तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पास समय कम है कि वहाँ क्या क्या हुआ, उससे तुम समझ पाओगे, लेकिन अभी के लिए नियमों को याद कर लो। मैंने कहा, जी ठीक है, बस स्टैंड पर उतरना नहीं है, किसी से लेकर कोई खाना नहीं खाना है, ज़्यादातर किसी से बात ही नहीं करनी है। ड्राइवर ने कहा, हाँ, लेकिन जो जंगली रास्ता है ना, वहाँ कई छोटे छोटे बस स्टॉप है, वहाँ कह सकते हो 1 आध मिनट के लिए बस रुका करेगी। वहाँ जो भी बस पर चढ़ना चाहता है वो तो चढ़ जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर कोई सफ़ेद कपड़ों में नज़र आए, ऐसा जैसे किसी की मैयत से कोई आया हो, तब उस आदमी की आंखों में मत देखना, उससे थोड़ा दूर रहना, बात नहीं करनी है। मानना तुम बस से उस समय उतर सकते हो, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन किसी अनजान से बात मत करना, बस चुप ही रहना। जो बस में चढ़ गया, बस में चढ़ने के बाद तुम उसकी टिकट काट सकते हो, लेकिन बाहर निकल कर किसी से बात मत करना। वो जगह भी काफ़ी डरावनी है, बहुत अजीब घटनाएं होती हैं वहाँ पर, इसीलिए यकीन किसी पर नहीं किया जा सकता। मैं इन नियमों को समझ चुका था, लेकिन फिर उन्होंने सबसे बड़ा नियम बताया कि अगर कोई भी भूतिया घटना होती है, बस स्टैंड में होती है या रास्ते पर होती है, रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर तुम सीनियर्स को बताओगे ना कि मैंने भूत देखा, ये हुआ जी, रात को बस बंद कर दीजिए, वो तुझे निकाल देंगे। तेरी पहली नौकरी है, सरकारी नौकरी लगी है, तुझे निकाल देंगे, तू और काम ढूंढता फिरेगा। वो नहीं समझते, उन्हें बस ये लगता है कि परेशानी इंसानों में है। भूतिया घटना है तो ऊपर तक बात पहुंच गई, अरे किसने पहुंचाई, वो उसे निकाल देते हैं, फिर तेरी जगह कोई और आ जाएगा और तेरी नौकरी तो गई ना। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है, नियमों का पालन करना, गलती नहीं करनी, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो किसी को बताना नहीं है, खुद तक रखना है, समझ गया? अब ट्रेनिंग के लिए चला जा, देख देर हो रही है। मैं भैरव जी से दूर जा चुका था। 10 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग में मुझे सब कुछ बता दिया गया था। उसके बाद 12वें दिन वो रूट शुरू होने वाला था। वहाँ पर मंत्री जी आए थे, जिन्होंने रिबन काटा और सुबह सुबह बस निकली थी। भैरव जी के साथ बैठा था मैं और कई पैसेंजर बस में बैठे हुए। भैरव जी मुस्कुरा रहे थे और बता रहे थे, अरे यहाँ से पहले भी गुजरा करता था, अरे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सड़कों का निर्माण तो ठीक ठाक तरीके से हो ही चुका है, छोटी सी ये सड़क है और आगे ज़्यादातर गांव ही पड़ते हैं, और एक दूसरी तरफ वाला रास्ता है ना, बस वहाँ से ज़्यादा गुजरती हैं। इस तरफ से तो बस की ज़्यादा ज़रूरत थी ही नहीं। छोटी सड़क थी लेकिन साफ थी, बाइक निकल रही थी, गाड़ियाँ निकल रही थी, लेकिन गांव कई थे रास्ते में, ज़्यादा बड़ा जंगली इलाका। फिर बस स्टैंड 2 सबसे पहले इस रूट पर वो आया। वहाँ से वापस आते वक्त इसी को दूसरा बस स्टैंड कहा जाएगा, लेकिन इस तरफ से ये पहला था। इसी के बारे में भैरव जी बता रहे, ये देख कितनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पर। अब नई नई बस को देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, सोच रहे होंगे अब बस चल पड़ी है। देख भाई, दिन के वक्त बिल्कुल भी डरावना नहीं लगेगा, लेकिन रात के वक्त ये जगह बड़ी खौफनाक हो जाती है।
रात के वक्त ध्यान रखना। दिन के 2 रूट थे, हमने निपटा दिए थे और रात को 8 बजे हमें वापस मेजर बस स्टैंड पर आना था। और अंधेरा होते ही भैरव जी ने ड्राइविंग सीट छोड़ी और फिर बस में कोई पैसेंजर नहीं था रात के वक्त। भैरव जी ने कहा, देखो नियम याद है ना भाई, बहुत समय बाद रात को उस रूट पर बस चलाने वाला हूँ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन तू भी डरना मत, बस से बाहर मत निकलना, कोई परेशानी हुई तो मुझे बताना, मैं बस रोकूंगा, तेरी परेशानी सुलझा दूंगा। नियम याद है ना। वो बार बार नियम ऐसे याद करवा रहे थे जैसे कुछ बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। मानना मैं भूत प्रेत पर यकीन करता हूँ, लेकिन उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही डरा कर रख दिया है। 8 बजे बस निकली थी। रास्ते में कुछ गांव पड़े, लेकिन जहां भी हम रुके वहां कोई नहीं था, क्योंकि नई नई बस चली है, लोगों को पता ही नहीं होगा कि रात के वक्त भी बस चलती है। फिर पहले वाले बस स्टैंड पर हमें कोई नहीं मिला। सड़क पर कई लोग थे जो बस को देखकर हैरान थे कि इस बस स्टैंड में बस आ रही है। वहां से भी 10 मिनट बाद निकल गए और फिर भैरव जी ने कहा था, बस में है कोई? मैंने कहा, जी नहीं, रात के वक्त तो कोई चढ़ ही नहीं रहा। भैरव जी ने कहा, हाँ सब डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा ना, तो पैसेंजर आना शुरू हो जाएंगे। हम सही तरीके से ही बस को निकाला करेंगे, समय उतना ही लेंगे ताकि ऐसा ना हो कोई रह जाए। फिर हम दूसरे बस स्टैंड तक पहुंचे और बड़े कमाल की बात थी, रास्ते तो बिल्कुल खाली थे। यहां पर काफ़ी ज़्यादा धुंध, जैसे किसी ने आग लगाई हो। धुआं धुआं सा इस बस स्टैंड पर, और कुछ दुकानें थी जो बस स्टैंड के बाहर थी, अब पूरी तरह से बंद थी और बस स्टैंड में तो कोई दिखा ही नहीं। धुएं की चादर चारों तरफ। और भैरव जी ने कहा, ऐसा कर दरवाज़ा लगा दे, अगर किसी को आना होगा तो खटखटाएगा, बंद ही कर दे यार, ये जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। भैरव जी भी काफ़ी घबराए हुए थे। मैं भी एक पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ बाहर झांके जा रहा था। जब बाहर कोई था ही नहीं तो बस में बैठता कौन। लेकिन लगभग 5 मिनट में उस बस स्टैंड पर मुझे कुछ लोग नजर आए, इधर उधर घूमते हुए, और मैंने भैरव जी को बताया, भैरव जी देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर। भैरव जी ने कहा, जो भी हैं ये जगह भूतिया है, बस यही सोच ले कि सब भूत ही हैं। लेकिन उनमें से कोई भी भूत नहीं लग रहा था, साधारण इंसान थे। 2 औरतें थी जो आपस में बात करती हुई जा रहीं, कुछ और लोग भी थे। लेकिन कुछ ही समय में मैंने नोटिस किया, जो बातें भी कर रहे हैं एक ही दिशा में देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक टक लगाए किसी चीज को देख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। नजर वहीं टिकी है, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ रही है, बस ऐसे ही बढ़ रहे हैं। और वही आदमी, ये 8 से 10 लोग थे, वही घूम घूम कर वहां दिखे जा रहे। तब मुझे लगने लगा कुछ तो अजीब है, जैसे यहां बनावटी हो रहा है सब कुछ, सिर्फ दिखाने के लिए भीड़, ये लोग यहां घूमे जा रहे हैं। भैरव जी ने फिर से इशारा किया, अरे यही है ना तू? अभिजीत बोल। मैंने कहा, जी जी भैरव जी यही हूँ, आपने बताया था, मैं यहीं बैठा हूँ, बस देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं बाहर, आपको नजर आ रहे हैं? भैरव जी ने कहा, हाँ जो भी हैं भूत हैं, बस चुप करके बैठा रहे, 5 मिनट रह गए, बस निकालता हूँ मैं। फिर 5 मिनट बाद भैरव जी ने बस चलाना शुरू कर दिया। बस स्टैंड से बस निकली थी और जैसे ही इंजन दोबारा स्टार्ट हुआ था ना, वो सब बस की तरफ देखने लगे थे। एक जगह खड़े हो गए और पीछे से झांकते गए। फिर धुआं इतना ज़्यादा था कि उस धुएं में वो कहीं लोप हो गए। बस स्टैंड से जैसे ही बस बाहर की तरफ निकली, बिल्कुल भी धुआं नहीं था वहाँ। धुआं बाहर की तरफ आया ही नहीं था, जैसे बस स्टैंड में आग लगी हो और उस कारण इतना ज़्यादा सफ़ेद रंग का धुआं हो। फिर बस वहाँ से निकली और वो सुनसान जंगल वाला रास्ता था। जंगली रास्ते पर बस चलाने में कितनी परेशानी हो सकती है मैं समझता था, और मैं भी भैरव जी के बिल्कुल करीब आगे वाली सीट पर ही बैठा हुआ। भैरव जी अपने बारे में बता रहे थे, और इस तरह उस रात हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। और वहाँ पहुँचते ही भैरव जी ने कहा,
रात अच्छी निकल गई फिर। ठीक रहा ऐसे ही काम करते रहना। और जहाँ तक मुझे लगता है भाई, रात के वक्त कोई बस पर नहीं चढ़ने वाला। रिपोर्टिंग दे देना, एक भी टिकट रात के वक्त नहीं लगी, ताकि कुछ समय बाद उच्च अधिकारियों को समझ में आए कि रात को बस नहीं चलानी चाहिए। अगले दिन भी सब कुछ ठीक ही रहा। दिन के वक्त तो काफ़ी पैसेंजर बस पर चढ़ रहे थे, लेकिन रात वाला वही रूट। 8 बजे वो बस निकली। पहले बस स्टैंड पर भी कुछ लोग थे, लेकिन कोई भी बस पर नहीं चढ़ा। आज भी रात के वक्त बस पूरी तरह से खाली थी। फिर हम दूसरे बस स्टैंड तक पहुंचे। रात का वक्त था, पहले तो भीड़ नहीं थी और ना यहाँ पर धुआं था, लेकिन कुछ ही समय में धुआं काफ़ी ज़्यादा हो गया और उस धुएं से निकलकर कई लोग इस बार सब के सब अलग लग रहे। यहाँ वैसे ही घूम रहे, एक टक लगाए। भैरव जी आगे आंखें बंद करके लेट चुके थे और उन्होंने कहा था कि 10 मिनट ऐसा कर, तू आंखें बंद करके लेट जा, थोड़ा आराम करते हैं। यहाँ कोई चढ़ने वाला तो है नहीं, दरवाज़ा बंद ही रखना। अगर कोई आना चाहे तो दरवाज़ा खटखटा देगा, वैसे रात के वक्त कोई बस पर नहीं चढ़ेगा। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था। खिड़की मैंने बंद की हुई थी। मैंने देखा वहाँ घूमते घूमते एक लड़की बस के बेहद करीब आई। मुझे लगा वो बस पर चढ़ना चाहती होगी। मैं चौकन्ना सा हो गया, लेकिन वो मेरे वाली खिड़की के पास, उसने अखबार के ऊपर कुछ भजिया वगैरह खाने की चीज़ रखी हुई थी। बेच तो नहीं रही थी, खा ही रही होगी, और खिड़की से इशारा करने लगी। मैंने खिड़की थोड़ी ऊपर की तरफ की और बिना बोले हाथ से इशारा किया कि क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा, जी कुछ खाएंगे? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा तो मैंने कभी नहीं खाया। देखिए, स्वाद लेकर देखिए, फिर मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ। मैंने कहा, जी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा, जी खा लीजिए ना, देखिए मेरे पापा भजिया बहुत अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा खाकर देखिए ना, फिर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मुझे उस पर थोड़ा सा तरस आ गया। मुझे लगा, रे यार देख ही लेता हूँ। लेकिन ये चीज़ भैरव जी ने देख ली थी। उन्हें वो फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे गई तो वो चीखते हुए कहने लगे, अभिजीत पागल हो गया है, पता नहीं लगता तुझे? खाना नहीं लेना है? चल 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 चल, खिड़की बंद कर। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसने अखबार को पीछे की तरफ किया और फिर से वैसे ही चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब भैरव जी ने काफी ज्यादा डांटा था, यार तुझे समझ में नहीं आता, खाना नहीं लेना है भाई, कोई भी खाने को दे, बाहर भूत हैं। अब 10 मिनट हैं, तुझे कुछ बता ही देता हूं। देख भाई, ये खाना नहीं लेना है किसी से, बाकी रिपोर्टिंग नहीं देनी है, ये पुराने जो कंडक्टर है ना, उन्होंने बताया, क्योंकि मेरा काम तो बस चलाने का हुआ करता था। मेरे साथ तो ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता था, लेकिन उनके साथ हुआ तो उन्होंने बताया था, भाई ये जो बस स्टैंड है ना, ये भूतिया है, यहाँ अगर कोई बाहर उतर जाता है ना तो बड़ी परेशानी होती है, और अगर किसी से कोई खाना ले लो तो समझ रहे हो कोई भूत नहीं है, खाना देगी, खिला दिया, तुम पर जैसे कुछ कर दिया, फिर तुमसे चिपक जाएगी या कुछ करेगी, ऐसा कुछ अगर हुआ फिर तुम परेशानी में होगे। भूतिया जगह से दूर रहना चाहिए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था यार, यहाँ पर था मैं, मुझे ज़ोर से सुसु आया था, मुझे लगा यार जाकर आता हूँ। कंडक्टर पीछे बैठा हुआ था, मैंने दरवाज़ा खोला साइड वाला, मैं उतरने ही वाला था, तब मैंने सामने कई इंसानी खोपड़ियाँ देखी थी, बिखरी हुई थी भाई, लाशें नजर आई मुझे, और कई लाशें सरकटी, आंखें बाहर गिरी हुई। ये दृश्य देखते ही मैं तो घबरा गया, जिसके बाद मैं दोबारा सीट पर बैठ गया। भाई मैंने सोचा मूतना कहीं और पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं। फिर मैंने कंडक्टर को इसके बारे में बताया। जब बस चलने वाली थी भाई, सब कुछ गायब हो गया, वो भ्रम था। और कंडक्टर ने कहा कि भाई कुछ भी करना हो तो बताकर करना, अगर मैं उतर जाता तो मुझे भी वैसा कुछ देखने को मिलता जो बाकी कंडक्टर को देखने को मिल चुका था। कुछ इतनी बुरी हालत में थे ना कि कहते हैं पागल खाने तक चले गए थे, इसीलिए मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। और नियम मैंने भी तुम्हें वैसे ही बताए हैं जैसे मुझे बताए गए थे। अब मैं तो बस से उतरने वाला नहीं, तुम कंडक्टर हो, तुम्हें उतरना होगा, देखना होगा, तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब नियमों का पालन तुम खुद करो,
खुद का ध्यान तुम खुद रखो। भैरव जी ने ये सब बताया। उसके बाद वो लड़की दूर घूमती हुई मुझे दिखती रही। कुछ समय में बस चलने लगी थी और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे ठीक है, नियम बनाए गए हैं तो मेरी सलामती के लिए ही बनाए गए हैं। फिर वो जंगली रास्ता, वो भी बिल्कुल साधारण था। वहाँ कोई जानवर बस के सामने नहीं आया। किसी बस स्टॉप पर कोई रात के वक्त कैसे दिख सकता है, और वो भी जंगली इलाके में। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी मुझे उम्मीद ना थी। इसके बाद कुछ रातें इसी तरह से निकल चुकी थी। मैं कभी भी बस से बाहर नहीं निकलता, और ख़ास तौर पर मैं तो ध्यान रखा करता था कि दूसरे बस स्टैंड में मैं बाहर झांकूं भी ना। और इतने दिनों तक हमारी बस में कोई नहीं चढ़ रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ लोग ऐसे थे जो इस सफ़र पर बस में चढ़ने लगे थे। लेकिन वो पहला बस स्टैंड, वहाँ से कोई नहीं चढ़ता, दूसरे से कोई नहीं चढ़ता। लेकिन जहाँ से बस चलती थी वहाँ से ज़रूर कुछ लोग इस बार चढ़े हुए थे। पहले बस स्टैंड से बस गुजर चुकी थी। दूसरे बस स्टैंड पर सभी लोग घबराए थे। उन्हें भी उस बस स्टैंड के बारे में पता था, क्योंकि वो इस इलाके के रहने वाले थे। लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला नहीं था, इसीलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था पहले। अब मैं सब कुछ जान चुका था। जिसके बाद हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यानी जो भी बस स्टॉप है, हमें वहाँ बस को रोकना ज़रूर पड़ता है, चाहे कुछ मिनट के लिए ही सही। इसीलिए वो जंगली रास्ते पर भी कुछ बस स्टॉप थे, और एक ऐसे ही बस स्टॉप पर जब मैंने बस रोकी तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने आवाज़ लगाकर कहा था, भैरव जी, यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसा करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, समय क्यों बर्बाद करना। इतने में बस पर कोई चढ़ा, और बस पर जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे सब घबराने लगे थे। मैंने देखा एक औरत थी, काले कपड़ों में, चेहरा भी उसने ढका हुआ था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। वो बस पर चढ़ चुकी थी, जिसके बाद एक सीट पर जाकर वो बैठ गई। और उसके बाद सब घबराए हुए, मैं भी घबराया हुआ, और मैं सीधा पहुंचा भैरव जी के पास। भैरव जी, बस पर कोई चढ़ा है। भैरव जी भी घबराए और कहने लगे, बस पर चढ़ा है ना, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, भैरव जी, उसके पैर उल्टे हैं, वो कोई साधारण लड़की नहीं लगती। बस चले जा रही थी, और उस औरत के पास तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और भैरव जी भी कहे जा रहे थे, आगे बैठे रहो, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसीलिए जो भी हो यहीं पर बैठे रहो, और किसी की टिकट काटने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी तरफ से पैसे भर देंगे, चुप करके बैठे रहो बस। मैं आगे वाली सीट पर बैठा रहा, लेकिन बार बार मेरी नज़रें पीछे की तरफ जाए जा रही थी। भैरव जी ने मुझे कई बार डांटा कि उसकी आंखों में मत देखो, उसके पैरों की तरफ मत देखो। फिर ये जंगली रास्ता ही था। जैसे ही वो औरत खड़ी हुई, सभी फिर से घबराए थे। फिर वो औरत आगे की तरफ बढ़ने लगी, और वो दरवाजे के पास पहुंची और उसने बाहर छलांग लगा दी। ऐसी छलांग लगाई कि अंधेरे में वो गायब हो गई। और फिर 3-4 पैसेंजर जो पीछे थे वो मुझसे बात कर रहे, आपने देखा वो, आपने देखा वो। मैंने कहा, हाँ हाँ मैंने देखा, लेकिन क्या किया जा सकता है। वो सब कह रहे थे कि अब से हम रात के वक्त बस पर कभी नहीं चढ़ने वाले हैं। और जब हम बस स्टैंड पहुंचे थे ना, तब जाकर सांस आई थी। मुझे लग रहा था कि अब हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं, अब मुसीबत में पड़ने वाले हैं। लेकिन मुसीबत बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी थी। आगे आने वाले कुछ दिनों तक मैं डरता रहा, और मुझ में हिम्मत आ ही नहीं पा रही थी कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। जो भी पैसेंजर चढ़ने की कोशिश करते दिन के वक्त भी, मैं ज़्यादा बात करता ही नहीं, दिन के वक्त भी घबराया रहता। और भैरव जी कहते कि कर क्या रहे हो तुम, बात तो करनी होगी ना, रात के वक्त है जो खतरा है, दिन के वक्त कोई खतरा नहीं है। और बस पर कोई नहीं चढ़ता, देखो वो चढ़ी, अपने आप उतर गई। आगे से ऐसा कुछ होना
तो बस चुपचाप आगे बैठे रहो। मैंने भैरव जी की बात मान ली और अगले 15 से 20 दिनों तक सब कुछ ठीक ही रहा। किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। और अब मुझे भी लगने लगा था कि जो भूतिया घटनाएं होती हैं वो एक भ्रम की तरह होती हैं। असल में बस पर कोई चढ़ा नहीं था, सिर्फ भूत की तरह कुछ नजर आया और फिर छलांग लगाकर वो चली भी तो गई। ऐसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब कोई आपके करीब आता है वो भूत हो तो आपको मारने की कोशिश करता है, बल्कि भ्रम की तरह नजर आता है और गायब होता है। ये एक असलियत है। इस रात मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैंने दवाई ली हुई थी, लेकिन दवाई का असर ये हो रहा कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी। रात का वक्त था और पहले बस स्टैंड से जैसे ही बस निकली मेरी आंखें बार बार बंद हुए जा रही और एक भी पैसेंजर बस पर चढ़ा ही नहीं था। मुझे लगा अरे बस तो खाली ही निकलेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं आगे वाली उस सीट पर बैठा हुआ जिसके आगे दरवाज़ा होता है। फिर जब दूसरे बस स्टैंड तक बस पहुंची मुझे लगा मैं बाहर देखूंगा ही नहीं, परेशानी होगी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुझे खड़ा ज़रूर होना था ताकि ऐसा ना हो कोई अधिकारी यहाँ पर हो या कोई कैमरा लगा हो। हमें हर बार जहाँ किसी बस स्टॉप पर बस रुकती है ना, खड़े तो होना ही पड़ता है। तो मैं खड़ा हो चुका था, लेकिन झपकी लगे जा रही। भैरव जी ने कहा था यार पीछे बैठ जाना, क्यों यहाँ पे खड़ा है। मैंने दरवाज़ा खोला नहीं था, लेकिन धक्का देकर आगे की तरफ वो दरवाज़ा खुल जाया करता था, एक तरफ को हो जाता था। झपकी लगी होगी। अचानक मेरा पैर आगे की तरफ बढ़ गया। नींद में ही था मैं। दरवाज़ा खुला और मैं सीधा बाहर गिरा। सर मेरा ज़मीन पर टकराया था और फिर मुझे अच्छे से होश आया। अरे अरे अरे, मैं तो ये दूसरे वाले बस स्टैंड में पहुंच गया। अरे जल्दी से बस पर चढ़ जाता हूं इससे पहले कि कोई यहां नजर आए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस मौजूद नहीं थी। मैं इस बस स्टैंड पर अकेला था। मेरी तो सांस रुक गई। फिर मैंने अपने चेहरे पर 2-3 चमाटे लगाई। मैं सपने में तो नहीं हूं। जब दर्द हुआ तो महसूस हुआ नहीं, ये सपना नहीं है। असलियत में मैं बस से गिरा हूं और बस गायब हो गई, या भैरव जी ने बस को भगा लिया। उन्हें लगा होगा कि मैं बाहर निकल चुका हूं, अब सब मरेंगे, या कुछ ऐसा होगा कि वो बस लेकर यहां से चले गए। अब मैं क्या करूं? जिसके बाद मैं इधर उधर झांकने लगा कि भैरव जी ने बस आसपास लगा दी होगी ना, शायद उन्हें पता नहीं लगा। लेकिन वो बस स्टैंड ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक दाईं तरफ था, एक हिस्सा उसका बाईं तरफ था। धुआं इतना ज़्यादा था, पहले मैं दाईं तरफ अच्छे से देख चुका था, बस वहाँ पर मौजूद नहीं। जिसके बाद मैं बाईं तरफ गया और बाईं तरफ जाने के बाद मैंने अच्छे से झांका, लेकिन वहाँ भी कोई बस मौजूद नहीं। और फिर धुएं से निकलकर बाहर की तरफ आए वो लोग। उनकी मुस्कुराहट कुछ अलग थी और साफ था, वो जिंदा लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ घूमते फिरते रहते हैं। भूत हैं, शायद इंतज़ार करते हैं। मेरा उस बस स्टैंड पर रुकना ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा बस स्टैंड से मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ। बाहर निकलूँगा तो किसी तरीके से फ़ोन करूँगा, मैं भैरव जी को बताऊँगा और उसके बाद बस पर कहीं ना कहीं से चढ़ जाऊँगा, लेकिन यहाँ से निकलना होगा मुझे। मैं बस स्टैंड से बाहर की तरफ जा रहा। धुआं इतना, आगे वाला गेट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ सड़क थी। मैं उस सड़क पर चलता गया और बिल्कुल सीधी सड़क, और आगे मुझे लाइट्स नज़र आईं। मैं उस तरफ भागा और जब उस जगह पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। आगे मैंने वही बस स्टैंड को देखा, वही वाला। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? वही बस स्टैंड आगे कैसे? मैं उस बस स्टैंड में घूमने लगा और वहाँ कोई बस नहीं थी, लेकिन वो लोग थे जो मुस्कुरा रहे। मैंने आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। शायद बिल्कुल ऐसा ही एक और बस स्टैंड है, लेकिन हमारी बस वहाँ नहीं आती होगी। मैं आगे सड़क पर भागा और उसके बाद एक और बस स्टैंड जो बिल्कुल वैसा ही था। मैं एक ही दिशा में भाग रहा था, उसके बावजूद मैं उसी बस स्टैंड पर वापस पहुंच रहा। घूम फिर कर
कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं तो सोच में पड़ा हुआ। मुझे ये अंदाज़ा तक नहीं था बस से बाहर पैर रखते ही मेरे साथ ये हो सकता है। फिर घबराते घबराते मुझे लगा किसी से मदद मांगूं। इनमें से कोई साधारण इंसान भी तो हो ही सकता है जो मुझे कुछ बताए। या ये सब भूत हैं, ये जगह भी भूतिया है और मैं फंस गया हूं, अब निकल नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने भूतिया फिल्में घूम रही थी। हर अलग अलग तरह की भूतिया फिल्म देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके जो प्लॉट होते हैं ना, जो ट्विस्ट होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन अब अपने साथ वैसा कुछ घट रहा था तो मैं सोच रहा कि बस आसानी से यहाँ से निकल जाऊं। इतना डर सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने एक आदमी से बात करनी चाही, लेकिन दूर से वो उतने भयानक नहीं लगते थे जितने करीब से लगते थे। उस आदमी की नाक कटी हुई थी, होंठ मौजूद नहीं थे, पलकें भी नहीं थी और माथे के ऊपर का मांस नीचे की तरफ लटका हुआ जैसे कटा हो। करीब से जब मैंने देखा तो जो शब्द मेरी ज़बान पर आ चुके थे वो मुंह से निकले ही नहीं। मैं तो उससे दूर भागा। वहाँ कई ऐसे लोग थे जिनके पास जाने की हिम्मत करता ही नहीं मैं, क्योंकि दूर से वो साधारण लगते, करीब से भयानक, तो मैंने उनसे दूरी बना कर रखी। फिर अचानक मुझे बस की एक आवाज़ आई, जैसे बस स्टार्ट हो और करीब हो। मैं भागा उस तरफ, ये यकीनन मेरी बस होगी। और मैंने जब अपनी बस को देखा तो मुझे लगा बस मैं इस पर चढ़ जाऊं, मैं बच जाऊंगा। भागकर जब मैं बस में चढ़ा, मैंने भैरव जी को देखा और मैं भैरव जी की तरफ भागा, आगे वाली सीट पर बैठकर। जब मैंने भैरव जी को देखा, भैरव जी भी एक लाश की तरह लग रहे। उनकी आंखें मौजूद नहीं थी, जैसे उनकी छाती में किसी ने एक चाकू गोद कर उनका कत्ल कर दिया हो। यह देखने के बाद मैं सहम सा गया। मेरी एक गलती के कारण क्या हो गया? अरे भैरव जी मारे गए। बस स्टार्ट थी लेकिन चल नहीं पा रही। मैंने कोशिश की, एक्सलेट करने की कोशिश की, गियर डालने की कोशिश की, लेकिन उस बस से सिर्फ आवाज़ आ रही थी। वो बस आगे नहीं बढ़ पा रही। जिसके बाद मैंने आसपास कई लोगों को देखा जो बस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे, और जैसे जैसे वो चढ़ रहे, बाहर जाने का रास्ता बंद होता जा रहा। खिड़की खुली थी, मैं खिड़की से ही लटक कर उस बस से बाहर आ गया। और उसके बाद उस बस स्टैंड से दूर भागने की मेरी कोशिश। मैंने इस बार एक अलग दिशा में भागना शुरू किया। जिस तरफ सड़क नहीं थी, फेंसिंग सी थी, जैसा कि किसी बस स्टैंड के इर्द गिर्द होती ही है। लेकिन आसपास बनी हुई वो इमारतें दिखी ही नहीं जो दिन के वक्त दिखा करती थी। वो साइन बोर्ड, वो शहर का हिस्सा, वो मौजूद नहीं था। और भागते भागते फिर से मैं बस स्टैंड पहुंच गया। पीछे भी बस स्टैंड, दाएं भी बस स्टैंड, बाएं भी। मैं किस दिशा में भागूं? जिस तरफ भी मैं भागता हूं, सामने मुझे वही बस स्टैंड मिल जाता है। मैंने कई घंटों तक कोशिश की थी, लेकिन उस बस स्टैंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा था। मुझे उसके बाद एक बात का एहसास हो गया कि मैं भी यहीं पर मारा जाऊंगा, लेकिन बचने के लिए कुछ तो करना चाहिए। कोई तरीका तो अपना कर देखता हूं, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और हार मौत में तब्दील हो सकती है। इसीलिए मेरे पास बस जीतने की उम्मीद बाकी थी। मैं दोबारा उस बस स्टैंड में, क्योंकि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो बस मुस्कुरा रहे थे, घूर रहे थे, तो मुझे लगा मैं उनकी तरह ही यहाँ व्यवहार करता हूँ। हो सकता है इसमें मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मुझे चोट ना पहुंचे और मैं बचूं। घूमते घूमते जब मैं किसी के करीब से निकलता तो मुझे उसका वो भयानक चेहरा नजर आता, और फिर मुझे वही लड़की दिखी जो हाथ में खाना लिए इन्हीं के बीच घूम रही थी। यकीनन वो भी भूत ही होगी, इंसान तो हो नहीं सकती।
मैंने उसे भी करीब से देखा था, वो भी करीब से बिल्कुल भयानक थी, दूर से खूबसूरत नजर आती। उसके हाथ में वो खाने का सामान और मेरी तरफ मुस्कुराती हुई देखती हुई निकली। मैं थोड़ा आगे था और उसने पीछे से आवाज लगाई, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा तो ले लो। मैं वहां रुका। मुझे लगा यहां बाकियों से ज्यादा सहनशील यही लगती है, मैं इससे बात करता हूं। मैं रुका, उसकी तरफ मुड़ा। वो बिल्कुल मेरी पीठ के साथ सट चुकी थी, इतने करीब थी कि उसकी आंखें मेरी आंखों से 1 फुट की दूरी पर होंगी। लगभग 6 फुट दूर थी पहले, अब 1 फुट की दूरी पर इतनी जल्दी आ गई जैसे पलक झपकते ही। मेरी सांस रुक चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी मुस्कुराहट और कह रही, खाने को ले लो। मैंने कहा, मैं खाने को नहीं ले सकता, मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। फिर वो कहने लगी, बाहर तो सब निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मिले तो ही ना। जिस भी दिशा में जाओ, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उसकी ये बात सुनने के बाद मुझे लगा मैं भी शायद उनमें से एक बन गया हूं। मैं भी बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूं। अब मैं डरा हुआ नहीं, निराश था, तो मैं भागा बाथरूम की तरफ। वहां छिप जाना चाहता था। मुझे लगा ये रात गुजर जाएगी शायद, तब मैं बच जाऊं। 4 से 5 घंटे तो बीत ही चुके थे, मैं थक चुका था। जब मैं बाथरूम में पहुंचा ना, बाथरूम यहां कई बार जा चुका था मैं, दिन के वक्त, रात के वक्त यहां कभी नहीं उतरा था, ये पहली बार था। अंदर से वो बाथरूम वैसा नहीं था जैसा हर बार दिखा करता था। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। अंदर मुझे खोपड़ियों का ढेर नजर आया, इंसानी खोपड़ियां जो एक तरफ सटा कर रखी गईं और दूसरी तरफ इंसानी हड्डियां ऐसे लगाई गई थी जैसे हजारों हजारों लोगों को मारकर उनकी हड्डियों को फेंका गया हो। बदबू भी बड़ी भयानक थी। वो दृश्य दहलाने वाला था, वो दृश्य दिल दहलाने वाला था, जिसने मुझे सदमे में भेज दिया। मुझे ऐसा सदमा लगा कि मैं पूरी तरह से निराश, और सच कहूं निराशा में डर खत्म हो जाता है। पूरी तरह से डर खत्म हो चुका था, क्योंकि उम्मीद बाकी नहीं थी। जानता था मैं या तो मैं मर चुका हूं या मरने वाला हूं। मैं बाथरूम से बाहर निकला ना, किसी से डर नहीं लग रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई मेरे करीब नहीं। बाहर जमीन पर बैठ गया मैं, पीठ को सटा लिया दीवार के साथ। शायद यहां दिन के वक्त एक दुकान सी होती है, अब नहीं है, नजर ही नहीं आ रही थी। पीठ सटाए वहां बैठा, बहुत ज्यादा मायूस था मैं। उस समय सामने वो लड़की नजर आई थी, मुस्कुराई वो, और फिर मैंने कहा, अगर मैं तुमसे खाना लूं और खाऊं तो मुझे मार डालोगी ना? वो मुस्कुरा कर कहने लगी, नहीं, मारूंगी नहीं। तुम्हें अगर सब कुछ पता चल ही गया है तो ये नहीं पता कि इसे खाने से मैं तुम्हें मार नहीं सकती। मैंने कहा, तो खिला ही दो। फिर वो मेरे साथ आकर बैठ चुकी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। मैं बस उससे बात करना चाहता था, सच जानना चाहता था। मैंने उससे खाना लिया, वो भजिया थी, लेकिन मैंने उसे खाया नहीं। हाथ में ही पकड़े हुए मैं देखे जा रहा। जहर तो नहीं इसमें, खाने पर मैं तड़प कर तो नहीं मरूंगा। अगर मेरा मरना तय ही है, बस दर्द ना हो, मेरी इतनी चाहत है। उसने कहा, तुम्हारा मरना निश्चित नहीं है। इस समय तुम सिर्फ अपनी गलती से ही मर सकते हो, कोई और तुम्हें नहीं मार सकता। मैंने कहा, मैं गलती क्या करूं? सब कुछ तो गलत कर दिया मैंने। नियम जिसका पालन मुझे करना चाहिए था, मैंने उसका पालन नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम ये बताओ, मैं बचूं तो कैसे बचूं? क्या कोई रास्ता है? और अगर मरना ही मेरी नियति है तो बस बेदर्द मौत मुझे क्या मिल नहीं सकती, जिसमें कोई दर्द ना हो, बस आंखें बंद करूं और खत्म हो जाऊं। उसने कहा, तुम खाना नहीं खा रहे?
मैंने वो भजिया वापस उसे पकड़ा दिया और कहा, नहीं, इसे नहीं खा सकता मैं। अब भी मुझे वो नियम याद है, इसे नहीं खा सकता मैं। फिर उसकी आंखों में निराशा देखी। वो कहने लगी, कोई मुझसे ये नहीं लेता। मेरी भी तो किस्मत कितनी खराब है, यहां कोई आता ही नहीं। बहुत लंबे समय बाद कोई यहां पर आया और वो भी मेरा खाना खा नहीं रहा। बताओ मैं क्या कर सकती हूं। मैंने कहा, अगर तुम मुझे यहां से बाहर निकाल पाओ तो अच्छा होगा। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं, क्या कोई रास्ता है तो मुझे बता दो। उसने कहा, रास्ता तो वही है, बस स्टैंड से तुम चलकर बाहर नहीं जा सकते। जिस चीज से तुम यहां अंदर तक आए हो उसी चीज से तुम्हें बाहर जाना होगा। मैंने कहा, वो बस नजर नहीं आ रही, पहले थी, मैं उससे दूर निकल आया, अब बस नजर नहीं आ रही और उसमें वो ड्राइवर को मार डाला, मुझे भी मार डालेंगे। उसने कहा, सच्चाई और भ्रम में बहुत छोटा सा अंतर होता है। हम आंखें बंद करके भ्रम को देखते हैं, जिसे हम सपने कहते हैं या सोच कहते हैं। खुली आंखों से हमें जो दृश्य नजर आते हैं हम उसे सच्चाई मानते हैं। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा है। जो तुम आंखों से देख रहे हो वो सच नहीं है, लेकिन जब तुम आंखें बंद करके सोचोगे तो तुम्हें असलियत दिखेगी। यही यहां से बाहर निकलने का रास्ता है। कोशिश करके देखो। मैंने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी आंखों के सामने जो सब है वो कैसे बदल सकता हूं? उसने कहा, कोशिश तो करो, आंखें बंद करो तो सपने आएंगे। वही सपने सच्चाई हैं। असलियत को बदला नहीं जा सकता, भ्रम ऐसा ही होता है। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे कहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, देखने की जरूरत भी नहीं है। मान लो कि तुम बस स्टैंड पर हो। क्या तुम्हें बस की आवाज सुनाई दे रही है? सुनने की कोशिश करो। मैंने बस की आवाज सुनने की कोशिश की, जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मुझे दूर बस की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली, दाईं तरफ देखा, वहां से आवाज आ रही है लगता है। उसने कहा, तुम्हें देखना नहीं है, जो तुम्हें नजर आ रहा है वो भ्रम है, तुम्हारे दिमाग को बदल रहा है। आंखें बंद करो और महसूस करो, मन से देखने की कोशिश करो। मान लो कि आंखें नहीं खोल सकते, मन से देखो। मैंने आंखें बंद की और सोचा, बस कहाँ है? मैं बस स्टैंड पर हूं, बस यहीं थी, मैं गिर चुका हूं, कहाँ हो सकती है बस? मुझे एक आवाज सुनाई दे रही थी, बेहद करीब एक आवाज जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि बस करीब है। आंखें खोली तो सामने बस नहीं थी और आवाज भी धीरे धीरे धीमी हो गई और बंद पड़ गई। मैं समझ चुका था, भ्रम आंखों के सामने आ रहा है और मस्तिष्क उसे सच मान रहा है। यही इस जगह का राज है और मुझे बचने के लिए भ्रम से दूर जाना होगा। और जब तक आंखें खुली रहेंगी मुझे भ्रम दिखता रहेगा। मैंने आंखें बंद की, मुझे धीरे धीरे आवाज सुनाई देने लगी। मैंने आंखें खोली ही नहीं, मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज बिल्कुल साफ थी, हमारी बस की आवाज। बस चल रही थी। मैंने आंखें बंद किए हुए आगे बढ़ना जारी रखा और जब मेरा हाथ बस पर लगा वो लोहे की बस महसूस हो रही, लेकिन मैं आंखें खोलना नहीं चाहता था। मैंने दरवाजे की उस चौखट पर पैर रखा। उस बस की वो चौखट, पैर रखते ही मैं बस के अंदर, और जब मैंने आंखें खोली तब सामने भैरव जी घूर रहे और कहने लगे, तू बाहर से आया, तू बाहर गया था बाहर। और मैंने कहा, भैरव जी आप जिंदा हैं? भैरव जी का चेहरा उतर चुका था और फिर भैरव जी ने कहा, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की बिल्कुल दरवाजे के साथ खड़ी, वो खाना सामने की तरफ किए हुए। वो चाहती थी मैं वो खाना खाऊं। उसने मेरी जान बचाई थी। और भैरव जी कहने लगे, खाना मत लेना, खाना मत ले, पता है ना तुझे। मैं पशुपेश में था, उसने मेरी जान बचाई थी। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं उसकी मदद करूं? लेकिन जो उससे लूंगा उससे मैं मर तो नहीं जाऊंगा।
धोखा तो नहीं मिलेगा? मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे थे, मैं बता नहीं सकता। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद मैं घबराया हुआ, सहमा हुआ। मैंने हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। उस लड़की ने वो सामान पीछे की तरफ किया और कहा, नहीं, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। अब तुम चले जाओ। तुम जा सकते हो तो चले जाओ। उसका चेहरा हल्का हल्का मायूसी से घिरने लगा था। उसने कदम पीछे हटाए और वो उस धुएं में गायब हो गई। भैरव जी ने बस चलाई और हम वहां से निकले। और भैरव जी मुझे कहे जा रहे थे, तू बाहर गया था? बता, सच में गया था? मैंने कहा, भैरव जी, आप इतने घंटों से ये नहीं जान पाए कि मैं बाहर गया था? बस नहीं चलाई आपने इतने समय तक। भैरव जी ने कहा, एक ही तो मिनट हुआ है, यानी तेरे साथ कुछ हुआ। तू भी बाकियों की तरह बात कर रहा है। बाकी कंडक्टर भी मुझे यही बताते थे, कुछ पता नहीं लगता और बाद में ऐसा होता है जैसे कुछ बड़ी घटना घटी छोटे समय में। मैंने कहा, भैरव जी, क्या बताऊं आपको, मरते मरते बचाऊं मैं। कई घंटे बीत गए और यहां 1 मिनट बीता है। मैंने क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा, आपको बताऊं, लेकिन बस निकालिए यहां से। बस उस बस स्टैंड से निकली, तब जाकर मुझे तसल्ली मिली कि मैं बच चुका हूं। और हम मुख्य मंजिल उस बस स्टैंड तक पहुंचकर बातें कर रहे और मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई, मेरे साथ क्या हुआ और वो कितना भयानक अनुभव था। मुझे उन्होंने साफ कह दिया था, गलती होनी नहीं चाहिए, गलती बहुत बड़ी पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है, संभल कर रहा करो। और उसके बाद लगभग अगले 3.5 महीने तक वो रूट जारी रहा। रात के वक्त हम बस चलाते तो रहे, लेकिन अब कोई भी सवारी बस पर चढ़ती नहीं थी। और जैसे ही बस स्टैंड 2 वाला आता, मैं तो आंखें बंद कर लेता। बाहर देखना नहीं चाहता था, झांकना नहीं चाहता था। मैं उस लड़की से नज़रें मिलाना तक नहीं चाहता था। और 3.5 महीने बाद जब बस पर कोई सवारी चढ़ती नहीं थी, सरकारी तौर पर आगे अर्जी भेजी गई कि ये रूट का फ़ायदा दिन के वक्त तो होता है, रात को कोई सवारी नहीं चढ़ती, तो रात के रूट को बंद कर दिया जाए। और इस तरह वो रात की बस बंद कर दी गई। दिन के वक्त 2 रूट चलाए जा रहे थे, जिसमें मुझे कभी भी वैसा अनुभव नहीं हुआ। माना दिन के वक्त कई बार उस बस स्टैंड पर मैं आता हूँ और वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस भीड़ पर मुझे शक होता है, लेकिन दिन के वक्त एहसास हो ही जाता है ये सब लोग जिंदा हैं। जिंदा इंसान हरकतें बहुत अलग करते हैं। वो लाशें थी, वो तो बिल्कुल अलग थीं। ये घटना लंबे समय तक मुझे याद रहेगी, मैं ये जानता हूँ। और क्या रहस्य है उस जगह का, वो बस स्टैंड से लेकर वो जंगली इलाका। क्यों घटती है भूतिया घटनाएं, और कभी कभी ही घटती हैं। आम लोगों को उसका अनुभव वैसा क्यों नहीं होता जैसा वहाँ बस के जाने के बाद होता है। ये मन में सवाल आज भी उठते रहते हैं, लेकिन जवाब आज तक मिल नहीं पाया है। कैसे कोई जगह भूतिया बन जाती है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब तो मैं आज भी चाहता हूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी सोच को समझकर मैं वैसी कहानियाँ लाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।